हेलो एंड नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से संबंधित एक पहला लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट, कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे डेवलपमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है क्या चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 1। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी भारत के सभी नागरिक को, सभी स्टूडेंट को, सभी अधिवक्तागण को, यानी सभी जागरूक जो सामाजिक व्यक्ति है उसको होना अति आवश्यक है। संविधान हमें बहुत सारे अधिकार भी देता है। संविधान हमारे लिए बहुत सारी दायित्व भी तय करता है। तो इसीलिए संविधान का नॉलेज होना हर व्यक्ति का हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो इस प्रकार से संविधान की जागरूकता के लिए हमें इस वीडियो का उद्देश्य रहेगा संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना। जागरूक के साथ साथ एक एकेडमिक पर्पस से जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चैनल लीगल IQ। इस पे हम लॉ से संबंधित तथा जनरल लीगल अवेयरनेस से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है तो धैर्य रखकर वीडियो में बने रहें और एक एक जानकारी को डिटेल से पढ़ें और समझें। मैं हूँ सचिन। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें मानव सभ्यता के विकास के बारे में जानकारी, थोड़ा बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मीनिंग क्या है। तो देखें, मानव सभ्यता की शुरुआत में हम देखें तो कोई किसी प्रकार का ना अधिकार था ना कोई किसी प्रकार लॉ था। जब शुरुआत हुई थी मानव सभ्यता की, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवा पाषाण काल आया, सिविलाइजेशन हुई, तो हमें एक प्रकार के एक ऐसे स्ट्रक्चर की, एक ऐसी संरचना की नीड हुई जिससे हम गवर्न हो सकें। कैल्सन उन्होंने कहा है ग्राउंड्स ऑफ नॉर्म, यानी बेसिक नॉर्म्स। बेसिक नॉर्म्स मीन्स जो ऐसा राज्य का कानून जिस कानून के अधीन सभी कानून आए। राज्य का बेसिक ऐसा कानून जिस कानून के नीचे सभी कानून आए। ऐसे लॉ को हमने कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया। इसे कैल्सन नामक विधि शास्त्री ने कहा है जनरल नॉर्म्स, या फिर ऑस्टिन का स्टेटमेंट देखें तो ऑस्टिन ने कहा है लॉ ऑफ सॉवरेन का लॉ। तो इस प्रकार से इसको कई नाम दिए गए। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? लॉ ऑफ सॉवरेन द्वारा बनाए गए रूल्स, वही क्या है? लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जो सॉवरेन ने बनाया हो। अब सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन कई प्रकार के हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या डेमोक्रेसी कंट्री है तो बी द पीपल ऑफ सॉवरेन, राजा की तरह होता है। इस तरह से जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे संप्रभु होते हैं, बहुत सारी सॉवरेन होते हैं। समय के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी चाहिए थे, तो हमने हमारे जो संविधान है 106 बदलाव कर दिए, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए। जबकि प्रभाव में सिर्फ 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो चलिए अब समझते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले हम एकेडमिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े कैसे, इस पे एक नज़र डालते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन 22 भाग, 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल, इतना विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे संविधान का दर्जा प्राप्त है। तो इस संविधान को आसान तरीके से कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे समझेंगे? तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को पहले दो भागों में बांट लेते हैं। एक द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पॉलिटी पार्ट।
जैसे हम बॉडी पार्ट भी कहेंगे तो हम एक हो गया सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल को हम फिलोसफिकल पार्ट भी कहेंगे, जिसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन पार्ट, उसकी फिलोसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इस पार्ट में को एक भाग करके पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे पॉलिटी पार्ट, जिसे हम बॉडी पार्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन का कहेंगे। हम फिलोसफी में पढ़ेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या था, किस तरह से आया, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो भागों में करके पढ़ेंगे आगे। पॉलिटी पार्ट में देखेंगे हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके क्या फंक्शंस हैं, इनका रिलेशनशिप जुडिशरी और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के क्या बीच है, एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेटिव है कि लेजिस्लेटिव ही एग्जीक्यूटिव बनता है, ये सारी जानकारी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में। तो इस प्रकार से हम आगे के जो वीडियो लेक्चर की सीरीज होगी उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, हमने समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा विश्व में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे डिवाइड करके। और कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो राइट्स के साथ साथ कुछ रेमेडी भी प्राप्त करता है। कॉन्स्टिट्यूशन चलिए अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, किस तरह से बना, इसको हम समझने के लिए इस एरा को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट 1 रहेगा जब अंग्रेज आए 1600 से 1773 के बीच में। फिर 1773 के बीच से 1858 की 57 की क्रांति के बाद, मतलब 1858 का जो चार्टर आया, दूसरा भाग वो रहेगा। फिर तीसरा रहेगा 1858 से जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट आए लगभग सन 1935 तक, उस बीच का। तो तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे 1858 से 1935 तक के रेगुलेशन एक्ट को, किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेगुलेशन एक्ट की चीज़ें आई, प्रभाव किस तरीके से है, अंग्रेजों को जो एक्ट आते थे उनका भी प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कुछ नीतियाँ थी, अंग्रेज भले ही हमारे देश को गुलाम बना के रखे, किसी भी तरह से लूटा उन्होंने, लेकिन उनकी जो शासन करने की नीतियाँ थी वो कुछ हमने भी अपनाई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हम देखें डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फेज 1 में हम देखेंगे सन 1600 से सन 1757 की क्रांति तक। उसके बाद सन 1757 की क्रांति से हम देखेंगे जो 1858 का चार्टर आया। उसके बाद हम देखेंगे 1858 के चार्टर के बाद 1935 तक के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए 1935 तक। उसके बाद चौथा फेज रहेगा हमारा 1935 से 1947 के बीच, किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं फेज नंबर 1। फेज नंबर 1, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार के उद्देश्य से, क्यों एलिजिबल थे एक्सक्लूसिव राइट्स लेके भारत में व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार का उद्देश्य इसलिए था क्योंकि भारत वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ पर तरह तरह के विविध प्रकार के उत्तम किस्म के मसाले, कपास और अन्य प्रकार की खेती तिलहन और दलहन उपलब्ध थे, जो अन्य देशों में नहीं थे। तो भारत हमारा पहले सभी प्रकार से समृद्ध था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई, स्थापना की गई। सन 1600 में जैसे जैसे स्थापना की गई, व्यापार चलता रहा, व्यापार होते रहे, ट्रांजैक्शन यहाँ से कपास जाता रहा और बाकी सब चीज़ें चलती रहीं। इस प्रकार से जब 1726 ईस्वी आए, उन्होंने बंगाल और मुंबई और कोलकाता 3 प्रेसिडेंसी बना ली थी इतने दिनों में। तो 1726 में पहली बार उन्होंने कोर्ट की स्थापना की, जो कोर्ट उन्होंने, लेकिन एक कोर्ट के आंतरिक मामलों को ही डील करते थे उनके। अभी तक ये लोग 1726 तक किसी भी प्रकार से राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, हेराफेरी नहीं करते थे अंग्रेज। धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको हम अगर फूट डालकर यहाँ पे तो राज भी किया जा सकता है, इस प्रकार के लीडर्स उपलब्ध हैं, लीड कर रहे हैं,
तो जैसे भारत चूँकि जब 1700 से 1600 से 1800 का बीच का टाइम था, तो छोटे-छोटे जो कह सकते हैं अपन राजघराने तैयार हो रहे थे भारत में। छोटे-छोटे नवाब तैयार हो रहे थे, छोटी-छोटी रियासत बन रही थी। पहले थी जब मुग़ल काल में एक बड़ी रियासत थी, लेकिन जैसे ही मुग़ल कमज़ोर हुए तो छोटी-छोटी रियासतों में बँट रहा था भारत। इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाना शुरू किया। तो सन 1757 में पहली बार अंग्रेज़ों ने जो प्लासी का युद्ध कहा जाता है, उसमें बंगाल के राजा को हराया। बंगाल के राजा ये युद्ध क्यों हुआ? युद्ध का भी एक बड़ा रोचक कारण है कि बंगाल के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने 4-5 अंग्रेज़ों को गर्म जगह में रख दिया। अंग्रेज़ वैसे भी होते कोमल सॉफ्ट हैं, तो वो गर्मी नहीं सह पाए और मर गए। जिससे कंपनी के गवर्नर ने एक ठान ली कि हम इनको सबक सिखाएँगे। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो उनके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उनको तोड़कर अपने पक्ष में ले आए और राजा को युद्ध हरा दिया। शुरुआत से ही उनकी फूट डालो राज्य करो की नीति थी अंग्रेज़ों की। इस प्रकार से जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने बंगाल के राजा को हरा दिया। इसके बाद समय बीता 8-10 साल 1757 से 64 तक लगभग 7 साल हुए। मुग़लों ने देखा कि अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ रही है, इनको थोड़ा कंट्रोल करना सभी रियासतों ने मतलब देखा अपना कि अंग्रेज़ों को किसी न किसी तरह नियंत्रित करना चाहिए। तो सभी ने मिलके एक 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज़ों ने हमारे जो लोकल रियासतों के राजा थे, उनको सभी को जो मिल के लड़ा युद्ध था, परास्त कर दिया। अंग्रेज़ विजयी रहे। यहाँ से शुरू होती है अंग्रेज़ों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की शुरुआत। यहाँ से उन्होंने बंगाल, बिहार और अन्य जो क्षेत्र हैं उसी हिसाब से नॉर्थर्न क्षेत्र, उस पे इन्होंने दीवानी की मांग की, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार ले लिया। तो यहाँ से शुरुआत होती है। 1764 से अंग्रेज़ों ने सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार कंपनी ने लिया। कंपनी ही थी पहले ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन तो था नहीं, तो कंपनी ने 1764 में धीरे शासन करने की शुरुआत। 1764 फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिसर हैं अचानक से अमीर बन रहे हैं, तो अंग्रेजी पार्लियामेंट ने देखा कि कुछ तो झोल है, कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है और ये लोग अमीर हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा चलो ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ जो एलिजाबेथ ने सन 1600 में एक्सक्लूसिव राइट दिए थे, उसको सीमित राइट कर दिया। सीमित राइट कैसा कि एक 20 साल के लिए, पहले वो असीमित काल के लिए था, तो उसको 20 साल के लिए सन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, जिसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, जो वहाँ की पार्लियामेंट ने पास किया। इस पे काफ़ी सारे प्रावधान थे जो कंपनी से संबंधित थे। कंपनी की शक्तियों को थोड़ा लिमिट किया गया और पार्लियामेंट की शक्तियों को थोड़ा बढ़ाया गया। चूँकि ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, तो इस पे प्रावधान तो किए गए, लेकिन अन्य संशोधन की ज़रूरत पड़ी, तो 1781 में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए। फिर 20 साल बाद इसको रेवेन्यू करने के लिए 1793 में तो एक्ट आया ही, पिट रेगुलेशन है। तो चलिए समझते हैं 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के थोड़ी मुख्य फीचर्स, बेसिक उद्देश्य क्या थे, इसके बेसिक महत्वता क्या थी। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में सबसे पहले केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, क्योंकि जो मुंबई, बंगाल और कोलकाता जो प्रेसिडेंसी थी, इनमें तीनों इंडिविजुअल अलग अलग अपना वर्क करती थी, अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी, किंतु अलग अलग गवर्नर थे। लेकिन यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के जो गवर्नर थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम बदल कर
पहले सिर्फ जनरल थे, उनको गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया गया। वो तीनों प्रेसिडेंसी को लीड करेंगे। अब कहाँ से? बंगाल से। तो यहाँ पे तीनों को एक धागे में पिरो दिया गया। इसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत भारत में। फिर इसी एक्ट से कोड बनाया गया 1774 में। इसी एक्ट जिसे हम सदर निज़ाम भी कहते हैं। इसमें 3 जज हुआ करते थे। कोलकाता में कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। कंपनी के जो सर्वेंट थे उनको प्राइवेट कामों में ना करने की, ऐसे जो प्राइवेट ट्रेड्स हैं उनमें शामिल ना होने की एक शर्त रखी गई जो कंपनी के कर्मचारी थे। फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट ने कंपनी के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी दी थी। एक फर्स्ट टाइम ही तो पहला रेगुलेशन एक्ट था ये 1773 का। इसमें सैनिक, रेवेन्यू, पॉलिटिकल मामले, सभी प्रकार के जो भी आंतरिक मामले हुआ करते थे कंपनी के, सभी प्रकार लेखा जोखा पार्लियामेंट के समक्ष भेजना एक कोड ऑफ डायरेक्टर यानी जिसको हम स्वामी मंडल कहते हैं, उसका एक दायित्व भी तय कर दिया गया। यह पहला एक्ट था जो भारत के में किसी प्रकार से लॉ का शासन लाया गया। मतलब एक कानून के तहत, एक लिखित दस्तावेज के तहत भारत में प्रशासन होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो एक ये पहला सोर्स हो गया। इसमें इस एक्ट से कंपनी की पावर को लिमिटेड कर दिया गया। इसमें जो सिविल सर्वेंट थे उसमें रूल ऑफ कंडक्ट बनाया गया कि किस तरह से सिविल सर्वेंट काम करेंगे। पहली बार जुडिशरी की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद जैसे जैसे समय बीता तो 1781 में इसमें कुछ संशोधन भी हुए जो एक प्रकार का संविधान, एक प्रकार से कंपनी का संविधान ही इसको कह सकते हैं, जो भारत पे कैसे राज करेगी वो तय था 1773 के पहली बार ई रेगुलेशन एक्ट से। इस पे समय बीता तो संशोधन की भी आवश्यकता पड़ी। 1781 में इसका संशोधन एक्ट आया। और समय बीता तो एक विस्तृत संशोधन की जरूरत पड़ी। तो 1784 में इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट करके एक अधिनियम लाया गया। इस पे भी बहुत सारे जो नियमितता थी जो कंपनी पे थोपी गई, क्योंकि कंपनी समय दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी भी नज़र भारत के राज्य पे थी। तो धीरे धीरे कंपनी की शक्तियों को कम करना था और अपनी शक्तियों को बढ़ाना था। जो अंग्रेजी पार्लियामेंट थी, ये अंग्रेजी शासक थे उनको। तो इसी पिट्स इंडिया एक्ट से पहली बार भारत को द्विशासन प्रणाली में, मतलब कंपनी के जो कंपनी की शक्तियाँ थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक था पॉलिटिकल फंक्शन, दूसरा था कॉमर्शियल फंक्शन। अर्थात पॉलिटिकल फंक्शन करने वाली शाखा अलग होगी और जो कॉमर्शियल फंक्शन को संचालित करने वाली शाखा अलग होगी। मतलब कॉमर्शियल जो कंपनी किस उद्देश्य से आई थी भारत में? कॉमर्शियल फंक्शन के उद्देश्य से। तो कॉमर्शियल फंक्शन को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया। अब चूंकि कंपनी शासन भी कर रही थी तो शासन फंक्शन को अलग कर दिया। जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे जिसको हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं, पॉलिटिकल फंक्शन ही कहेंगे खैर। और जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे, कॉमर्शियल फंक्शन हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया। और जो क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिकल फंक्शन के लिए हमने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन हुआ करता था? एक सेक्रेटरीट हुआ करता था, 2 सेक्रेटरीट हुआ करते थे, 4 वहाँ के मंत्री हुआ करते थे। अर्थात इनडायरेक्ट रूप से भारत में शासन करने की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट से हो गई थी। मतलब उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने 4 मंत्री भेज के यहाँ पे शासन करने की शुरुआत उन्होंने नींव रख दी थी इस पिट्स इंडिया एक्ट से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो देख ही रहे थे अपना कॉमर्शियल फंक्शन। अब धीरे धीरे इसी प्रकार से जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे एक्ट अधिनियम जो रेगुलेशन आए, चार्टर आए, उस तरह से इन्होंने जो कंपनी की शक्तियाँ थी उनको कम किया और अपनी शक्तियों को हाई लेवल में लेके गए 1947 तक। हम देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे 1784 का पिट्स इंडिया आया। फिर 1793 का जो क्या बोलते हैं इसको, जो कंपनी के एक अधिकार को बढ़ाने वाला एक्सटेंड करने के लिए था,
रेगुलेशन, उस पर कुछ ज़्यादा संशोधन थे नहीं। मेन था 1793 के बाद 1813, क्योंकि 20 साल बाद तो रिन्यू करना आवश्यक था। तो 1813 का जो चार्टर आया, इस पे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि समय कितना लगभग 1793 40 साल हो चुके थे, समय परिवर्तित हुआ, कंपनी के फंक्शंस और वाइड हुए, कंपनी ने और बहुत सारी प्रेसिडेंसी के अंदर बहुत सारे राजाओं को अपने अधीनस्थ कर लिया। इस तरीके से फंक्शन बहुत वाइड हो गए थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 में एक विस्तृत चार्टर पास किया, जिसके कुछ उद्देश्य देख लेते हैं हम। इस चार्टर से सोशल लेजिस्लेटिव की शुरुआत हुई, यानी भलाई करना उन्होंने शुरू किया। एजुकेशन को बढ़ावा दिया इस चार्टर से। एजुकेशन का 1 लाख रुपए का बजट तय किया गया इस चार्टर में, कि भारत के लोगों पे हम, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति राज भी करता है तो थोड़ी सहानुभूति भी देनी पड़ती है जनता को, कि हम तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं। तो इस चार्टर से एक लॉलीपॉप की तरह भारत जनता को एक दिया गया कि हम देखो अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जो पीछे से लूट रहे हैं वो तो चूंकि लूट किसको रहे थे, भारत की ज़मीनों को, भारत के किसानों को थोड़ा सा दिखाने के लिए उन्होंने भारत के साइंस को प्रमोट करने के लिए एक लक्ष्य रखा इस चार्टर से। चार्टर से सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। गवर्नर, इसमें सबसे मुख्य मतलब जो केंद्रीकरण हुआ था किसमें, हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में, तीनों प्रेसिडेंसी को एक करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन। 1773 के एक्ट्स में जो रेगुलेशन एक्ट में केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, उसको जो 1833 केंद्रीय चार्टर एक्ट है, उसको हाई लेवल में केंद्रीकरण को ले गए, सेंट्रलाइजेशन को। क्योंकि जो हमारा 1773 का अधिनियम रेगुलेशन एक्ट था, उस पर हमने बंगाल के जो जर्नल को पूरे तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया था। अब यहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे देश का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया 1833 के एक्ट से। चूँकि क्षेत्र बढ़ चुका था तो पूरे देश में राज्य करने का उनका उद्देश्य, मतलब उनकी मंशा स्पष्ट देखी जा सकती है इस एक्ट, इस चार्टर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। इसी एक्ट से फर्स्ट लॉ कमीशन बना। चूँकि आप देखेंगे जितने भी कानून हैं सब 1850-1860 के बीच में हैं। आईपीसी सबसे पीनल कोड जो है, सबसे पहला कोड था जो 1800 फर्स्ट लॉ कमीशन ने बनाया था। बहुत सारी फर्स्ट लॉ कमीशन बना तो बहुत सारी रिकमेंडेशन आने लगी किस तरह से लॉ बनाएंगे भारत में। तो जितने भी पुराने, जैसे साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट 1872 का था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, 1882 के बहुत सारे एक्ट हैं, और इसी तरह से बहुत सारे एक्ट। 1860 की आईपीसी थी। मतलब देखो आप, झुंड में लॉ आए, जितने भी अधिनियम एक्ट थे सब झुंड में आए। किसके? फर्स्ट लॉ कमीशन, क्योंकि 1833 में बना था। तो 1833 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना था। तो अभी भी अंग्रेजों के पास थोड़ी सीमित पावर थी, मतलब राजाओं का थोड़ा प्रभाव था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 1853 का चार्टर आया। किस लिए आया? रिन्यू करने के लिए कंपनी के एक एक्सक्लूसिव राइट्स को। यहाँ पे 1853 के चार्टर में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसमें पहली बार लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन तय कर दिए गए, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी कौन होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होगी। इस चार्टर के से मतलब लॉ, भारत लेजिस्लेटिव जो बॉडी थी, भारत के नागरिकों को शामिल किया गया, मतलब 1-2 सदस्य विधान परिषद में भी रहेंगे, ऐसा कहा गया। चूँकि बताया नहीं, लॉ कमीशन आया तो लेजिस्लेटिव काम भी बढ़ गया था। एग्जीक्यूटिव तो कर ही रहे थे मन का, तो लेजिस्लेटिव काम को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई, और एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो 1853 का चार्टर है, उसके बाद आपने सुना होगा 1857 की क्रांति हुई थी, जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण क्रांति। हो सकता था भारत जब ही आज़ाद हो गया हो 1857 में, अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ कुछ अपनों ने साथ दिया होता, तो आज हम जो आज़ाद 1947 में हुए थे तो 1857 में हो सकते थे। लेकिन
नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश 1857 में क्रांति हुई, बहुत सारे राजाओं ने खुल के सामने आए और देखा गया मतलब भारत भी कमज़ोर पड़ गया 1857 की क्रांति में, इसलिए हमको आज़ादी नहीं मिली। चूँकि ये सब देखा जा रहा था, ब्रिटिश से नज़र तो बनाए हुए थे भारत पे, क्योंकि भारत के पास रेवेन्यू के इतने सोर्स थे, भारत आर्थिक रूप से मजबूत था, सक्षम था, इकोनॉमी मतलब विश्व में पहचान बना के रखा था इकोनॉमी के तौर पे, तो ब्रिटिश की नज़र तो थी। तो जैसे ही 1857 की क्रांति के बाद लोकल लीडर कमज़ोर पड़े, 1857 में वहाँ के जो पार्लियामेंट हैं उन्होंने तुरंत एक 1858 का एक्ट लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट से कंपनी को ही ख़त्म कर दिया। जिस कंपनी के थ्रू शासन करने की शुरुआत हुई थी, उस कंपनी को ही ख़त्म करके, डेवलिश करके, और उस जो भारत को ब्रिटिश के अधीन बना दिया गया इस एक्ट के। चूँकि बहुत सारे 1857 की क्रांति के बाद पूरा कमज़ोर पड़ ही चुके थे हम लोग, तो 1858 का जो क्वीन विक्टोरिया थी उस समय, क्वीन विक्टोरिया के नाम से गवर्न मतलब थी, तो उन्होंने एक पार्लियामेंट में जो भी उनका प्रोसेस किया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। अब गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो 1833 के एक्ट में नाम पड़ा था, इसको वाइसराय कहा गया। जो फर्स्ट वाइसराय थे, जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट थे, वही लास्ट गवर्नर जनरल बने और फर्स्ट वाइसराय बने। इस एक्ट से मतलब भारतीय राजनीति में बदलाव सबसे ज़्यादा इस 1858 के अधिनियम से ही आए, क्योंकि भारत में एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया कहा गया। भारत का सचिवालय, भारतीय सचिवालय, जो डायरेक्ट किसके अधीनस्थ था, जो था डायरेक्ट पार्लियामेंट के अधीन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट करेगा और यहाँ पे राज करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द सचिवालय ऑफ इंडिया के तहत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ कंट्रोल, सब कुछ डेबोलिश कर दिया गया, सब कुछ खत्म हो गए। यहाँ से ब्रिटिश का गोल्डन काल शुरू हुआ और भारत का काला समय शुरू हुआ। इसी तरह यहाँ पे एक 15 सदस्यीय परिषद काउंसिलिंग बनाई गई, जो सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया की सलाहकार की समिति के रूप में कार्य करेगी, या एक इंडिविजुअल संस्था थी, इस पे सूद भी किया जा सकता था, एक ये भी किसी पे वाद कर सकती थी। एक निगमित निकाय जिसको कहते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी की तहत थी ये। अब चूँकि कंपनी ख़त्म हो गई तो चार्टर तो आएंगे नहीं, अब जितने भी आएंगे रेगुलेशन और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे, या तो फिर कोई अधिनियम आएंगे कुल मिला के। तो अब 1858 के बाद जैसे देखा, वो 1861 में संशोधन की ज़रूरत पड़ी इस अधिनियम में, तो 1861 में हमने संशोधन किया, फिर हमने 1892 में संशोधन किया, हमने 1909 में भी संशोधन किया। तो 1858 से 1909 ये 40-50 साल का काल जो है ब्लैक समय के तौर पे भारत के में जाना। इसी समय भारत इकोनॉमिक तौर से बहुत वीक हो गया, मानसिक तौर से मतलब शारीरिक तौर से जो भारतीय थे उनको कमज़ोर हुआ, चूँकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरी तरह से आधिपत्य जमा लिया था, कब्जा कर लिया था, पूरी तरह से राज्य करने लगे थे। कोई था नहीं उस समय एक मजबूत शक्तिशाली राजा, इंडियन राजा। 1885 में यहाँ गठित हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो थी बड़े बड़े लोगों को एक प्रकार से उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करके। फिर 1892 में जो भारतीय लोगों को उनकी काउंसिल में सदस्य बनाने की अनुमति से ये खुश हो गए थे। तो इस प्रकार से 1858 से 1905 तक
1909 तक कहें हम, 1905 तक भी कह सकते हैं, काला समय भारतीयों के लिए था। इस समय ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ, मतलब जितना भारत का रेवेन्यू था पूरा पहुंच रहा था, जितना भी रॉ मटेरियल था, कपास था, इसी से मैनचेस्टर वहाँ का हब बन गया, कपड़े का हब। तो इस तरह से भारत में जमींदारी सिस्टम शुरू हुआ। इसी समय जमींदारी सिस्टम शुरू हुआ, जमींदारों बनने के लिए बोली लगवाई जाने लगी, कौन कितना ज़्यादा कलेक्ट करके, आपस में विरोध होने लगा कि मैं ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके आपको दूंगा। सरकार जी हुजूरी चलती थी, तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू, जनता को पीटा जाने लगा, खेती होती नहीं थी तो उनके खेतों को सरकार के अधीन कर दिया जाता था। चूँकि ज़मींदार सिस्टम थे, ज़मींदार को तो कलेक्ट करके टैक्स देना है कैसे न कैसे करके, अंग्रेज़ों का आदेश है, अन्यथा उनकी ज़मींदारी चली जाएगी, ज़मींदारी दूसरा। इस तरह से अंग्रेज़ों ने कॉम्पिटिशन सिस्टम करके ज़मींदारी सिस्टम लाए। इंडस्ट्री सेक्टर को ब्रिटिश में बढ़ावा मिला, चूँकि कच्चा माल सब सस्ते रेटों में जा रहा था। और चूँकि पहले हमारे जो भारत देश में राज्य करने की प्रणाली हुआ करती थी, राजा पूरे अपने राज्य की सीमाओं के अंदर जितने भी निवासी होते थे, उनके लिए खाने और पीने का साल भर की व्यवस्था अपने भंडारण गृह में भंडार करके रखता था। चूँकि यहाँ पे ब्रिटिश रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लगाने लगे, कर बहुत ज़्यादा लगाने लगे, तो राजा भी, जितने भी लोकल राजा भी थे, तो उन्होंने भी जो औद्योगिक फसलें थीं उनको बोना शुरू कर दिया। चूँकि उनको कर देना था, तो खाने पीने की फसलें जैसे गेहूँ, जो बेसिक नीड वाली, एसेंशियल नीड वाली होती हैं, उनको कम कर दिया। तो यहाँ पे भुखमरी जैसे हालात भी पैदा हुए भारत में। और अगर उस समय के हम कुछ रिपोर्ट और डाटा देखें तो भारत में लगभग उस समय थी एवरेज औसत आयु 29 वर्ष रह गई थी भारत के, जो उस एवरेज आयु थी व्यक्ति की 29 वर्ष, सिर्फ 29 वर्ष। जबकि हम देखें वेदों में तो 100 जो 4 आश्रम मिलते हैं, तो लगभग 100 वर्ष सोच सकते हैं, तभी 4 आश्रम बने, जब आयु होती रही होगी तभी तो उस 4 भागों में क्लासीफाई किया। तो इस समय मेंटल रूप से भी हरास किया गया, प्रताड़ित किया गया अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को, और जो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर बना दिया गया। तो सिंपल सी बात सी, कुछ ना कुछ तो होना ही था, बड़ा होने वाला था। जब कोई पानी सर के ऊपर से जाने लगता है तो व्यक्ति फड़फड़ाएगा तो है ही। तो 1900 कांग्रेस में लोकल लोग भी शामिल होने लगे, तो कांग्रेस, फिर इसके बाद 1915 में गांधी जी आ गए। तो इस तरह से डेवलपमेंट दूसरे पायदान का हमने देखा। अब हम थर्ड चरण में हैं। 1900 अब थर्ड पार्ट में डेवलपमेंट देखें तो 1905 में 1905 में जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल भारत के लिए हर तरीके से एक सहयोग करता था। मतलब अच्छा गेहूँ, अच्छा चावल, रॉ मटेरियल अच्छा मिलता, तो बंगाल का विभाजन करके फूट डालो की रीति अपनाई किसने? लॉर्ड कर्जन ने। तो इसके विरोध शुरू हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी विरोध किया। तो 1909 में एक सुधार लाया गया, सुधार अधिनियम लाया गया 1909 में, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था, उसको थोड़ी लालसा देने के लिए कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग के बाद ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लेके आए। इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए। फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया।